वहाँ के खानवादे और मौलाना सरवर चिश्ती साहब, मौलाना उस्मान बेग साहब तशरीफ लाए, अक़लियतों के हमदर्द, मुल्क के मारूफ लीडर इज्जत माब मुलायम सिंह यादव साहब, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माओ और बहनों, सुबह से बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस और क़यादत के कीमती ख्यालात आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। केरल और साउथ की सरजमीन से उठने वाला एक कारवां और काफिला जो दिल्ली की तरफ कूच कर गया है और आज उसने हिंदुस्तान की दारुस्सल्तनत पर दस्तक दे दी है, और ये दस्तक उस लड़ाई के लिए है जिसको समाजी इंसाफ कहते हैं। अभी अबू बकर साहब अपनी तकरीर में फरमा रहे थे कि हमने कालीकट की सरजमीन पर जब जलसा किया तो दिल्ली के ऑल इंडिया गेट का एक शानदार तस्वीर वहां ले जाकर के नस्ब की, और आज हमने दिल्ली की तरफ कूच किया है। मैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आप हजरात की खिदमत में ये बात कहना चाहता हूं कि रखो कि आज लड़ाई के लिए नहीं है जिस तरह की लड़ाई, वो लड़ाई हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, साल से ज्यादा हो गए, निस सदी का एक मुहित और बड़ा अरसा गुजर चुका है। आज की दस्तक का मतलब ये है कि अब हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ वो पंचायतें जो डेमोक्रेसी के रास्ते से जिनका कयाम होता है उनकी तरफ दस्तक देने के लिए बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इन तमाम ऐवानों के दरवाजे अब हमारे नाम भी खोल दिए जाएं। ये है आज की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद। कभी हुसूल इंसाफ की लड़ाई सिर्फ तकरीरों और तजवीज़ों से नहीं लड़ी जाती। मैं आपसे अर्ज करूं कि हम अपना सबक भूल गए। गांधी जी का मैंने कहीं कौल पढ़ा है कि किसी भी मुल्क में उसकी जमहूरियत कामयाबी की जमानत में ये बात शामिल होती है वहां की अक़लियतें खुशहाल तरक्की के रास्ते पर हैं, वहां की अक़लियतों को इंसाफ के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आजादी के साथ शरीयत के नारे बुलंद किए, हमने लोकतंत्र के नारे बुलंद किए, लेकिन जो मयार था कि अक़लियतें इस मुल्क में बाइज्जत खुशहाल और इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारेंगी कि नहीं, उस मयार पर हमारी जमहूरियत, हमारा लोकतंत्र आज भी पूरा नहीं उतर सका, जिसका खमियाजा सबसे ज्यादा अक़लियतों ने भुगता, और आज तीसरी नस्ल के हाथ में कासा गदाई है जिसको हम खुद महसूस करते हैं। ये बात सही कही जाती है कि सच्चर साहब की रिपोर्ट आई, रंगनाथ मिश्रा जी की सिफारिशें आई, लेकिन हम जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं हम खुद जानते हैं कि हम किन हालात से दो चार हैं और हम कहां खड़े हुए हैं। उन्होंने तो एक तहकीक करके जमीन पर एक तस्दीक कर दी थी कि मुसलमान कहां खड़े हैं और मुसलमानों की हालत क्या है, लेकिन हम जितना बेहतर अपने समाज के हवाले से जानते हैं वो उतना बेहतर कोई दूसरा नहीं बता सकता। हम तारीख के सबसे ज्यादा से गुजर रहे हैं कि जो हमारे लिए इज्जत, आपको ये लड़ाई याद रखने से दूर नहीं होती, सारी जद्दोजहद सिर्फ तकरीरों और कॉन्फ्रेंसों से दूर नहीं होती। मैं मुबारकबाद देता हूं पॉपुलर फ्रंट के लोगों को समीम कल्ब से और दिल की गहराइयों से कि आपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर पूरी कुव्वत के साथ अपना कैडर खड़ा करके बतदरीज हिंदुस्तान में अक़लियतों और कमजोरों की लड़ाई लड़ने का अहद किया है, पैमान किया है और फैसला किया है। रामलीला ग्राउंड में शरीक होकर, यहां पे इकट्ठा होकर आज मुसलमानों अक़लियतों और कमजोरों के हुकूक के लिए मतालबा बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आपके मतालबात भी पूरे होंगे और आपके मामलात भी साफ होंगे और आप इस मुल्क में इंसाफ और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। मैं चाहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट के नौजवानों, अब तुम जवा होने लगे हो, तुम्हारे एहसास जिंदा हो चुके हैं, नजरियात और पैगाम तुम्हारे बीच में जा चुका। मैं कह के गुजरता हूं कि दुनिया की कोई भी कौम और दुनिया की कोई नस्ल, दुनिया की कोई बिरादरी उस वक्त तक अल्लाह की जमीन पर बाइज्जत और बावकार नहीं होती जब तक उसका हिस्सा इख्तिदार में नहीं होता है, उसका हिस्सा पावर में नहीं होता है, उसका हिस्सा हुक्मरानी में नहीं होता है। ये साउथ से उठने वाली तहरीक जो मुल्क में फैल गई है, आपको ये उसी रास्ते पर ले जाना चाहती है। आपको बहुत गुमराह किया गया,
आप पर बड़े इल्जाम लगाए गए। आपने अभी सुना कभी टेररिज्म का इल्जाम लगा, कभी एंटी नेशन मामलात का इल्जाम लगा। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। लोग कुछ भी कहते हो, क्या मुसलमानों तुमने जज्बे हुब्बुल वतनी का जो सबूत इस 60 साल में तमाम मजालिम के बर्दाश्त करने के बावजूद पेश किया, और तुमने ये साबित किया कि न हम मुंह छुपा के जिए, न हम सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। हम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशले जला के जिए। यही चले जला के जज्बा हुब्बुल वतनी का सबूत फराहम किया। यहां हमने गुजरात जैसे हादसे को भी झेला। मैं जिक्र नहीं करता, इसलिए मैं जानता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा काबिले नफरत इस सदी के 2 ही आदमी गुजरे हैं कि जिन पर तो इंसानों की ताकत के जरिए से हुक्मरां होने के बाद बेकसूर इंसानों के खून से जिनके दामन दागदार हैं, बदकिस्मती से होता है, और दूसरे कान में नरेंद्र मोदी होता है। मुल्क में नाम जब हम नाम जमीन से जोड़ता है कि ये नाम बार बार तस्करे में न लाया करो, लेकिन तारीख में ऐसे नामों को याद रखना चाहिए जो बेकसूर इंसानों के खून से जिनके दामन दागदार होते हैं। अजीजों और दोस्तों, आपका ये काफिला आगे बढ़ रहा है और आपकी जबानों पर ये बात आम होने लगी है, और आपकी जबानों पर ये पैगाम अब पॉपुलर फ्रंट और आपकी क़यादत ने आम कर दिया है कि आप ही अपने मसाइल का कोई हल ढूंढो, आप ही अपने मसाइल का कोई हल ढूंढो। शिकवे गर्दिशे हालात से क्या होता है? आप अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। मैं इसकी तायीद करता हूं कि ये बिल्कुल सही बात है कि पॉपुलर फ्रंट की ये तहरीक एक मूवमेंट है, एक तहरीक है जिसके हर एक प्रोग्राम के बाद एक नई तारीख बनकर नए अंदाज से आगे बढ़ने के लिए हौसला पैदा किया जाता है। ये तहरीक है। देश तुम्हारा देश है, ये मुल्क तुम्हारा मुल्क है। मैं यहां से ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब मुल्क में दलितों के लिए रिजर्वेशन का सवाल उठा तो हम 100% ऐसी जमात को वोट देते थे जिसने के पार्लियामेंट से कमजोर और दलितों के लिए रिजर्वेशन का इंतजाम किया। उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ। जब हमने मुल्क में वोट दिए और जनता दल की सरकार बनी तो हमारे वोट की कुव्वत का इस्तेमाल हुआ। हमने भी सोचा हमने वोट सही लोगों को सही समत में दिया है, जो दलितों को तरक्की देना चाहते हैं, जो मजलूम और पसमानदा तबकात को उनका हक देकर दस्तूर में बाकायदा उसका जिक्र करके उसको कानूनी दर्जा देना चाहते हैं। मैं इस मंच से अपील करना चाहता हूं, दलित भाइयों तुम भी और बैकवर्ड के लोगों तुम भी आज हमारे रिजर्वेशन का मामला इस वक्त से अपील करते हैं कि जब आपको रिजर्वेशन मिला, हम आपके साथ मिला तो हम आपके साथ खड़े हुए थे। आज हम कमजोरों में शामिल हो गए। हमारे रिजर्वेशन की ताकत को बढ़ाने के लिए और दिलवाने के लिए कांधे से कांधा मिलाकर हमारी आवाज में आवाज मिलाइए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पूरी कुव्वत के साथ ये मुल्क आपका है, ये देश आपका है। इस देश में, इस मुल्क में अच्छे लीडर पैदा होते हैं जो आपकी बात हमेशा करते चले आए हैं। इस स्टेज पर भी बहुत से लीडर जो गैर मुस्लिम लीडर हैं, उन्होंने आपकी बात की है, आपकी बात करते हैं। सुबह से कई लोग आपकी बात कहकर गए। अभी आप इज्जतमाब मुलायम सिंह यादव साहब से भी बात सुनेंगे। दूसरों पर डिपेंड न रहकर कि ताकत की बुनियाद पर खड़ा हो और आप अपनी ताकत से करें। ये लड़ाई आपको लड़नी है। ये एक नई लड़ाई है जो यहां इस मैदान से शुरू हो रही है। मैंने कहा कि केरल से पॉपुलर फ्रंट चला था और आज दारुल सल्तनत दिल्ली में उसने दस्तक दे दी है। अभी अबू बकर साहब, मेरा ताल्लुक बदायूं शरीफ से है। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो मकूला हुनूस दिल्ली दूरस्त आपसे कह रहे थे और कह रहे थे कि दिल्ली करीबस। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं कि दिल्ली ही करीबस नहीं बल्कि पार्लियामेंट में आप करीब हो जाए, जभी वसाई का हल होगा, हो जाए जभी आप करीब होंगे दिल्ली के और हिंदुस्तान की हुकूमतों के, हिंदुस्तान के मामलात के और हिंदुस्तान में शिरकत के।
बदउनवानी और अहद कीजिए। आपके बाप दादा ने एक लड़ाई लड़ी जिसको जंग आजादी की लड़ाई कहा जाता है। इस मुल्क के किसी खित्ते से एक मुट्ठी खाक उठाइए और उसको निचोड़िए, उसमें से जो आजादी का खून टपकेगा उसमें हमारा खून दूसरों से ज्यादा टपकेगा, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने इस मुल्क को बनाया और संवारा है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप 2-3 नारे दीजिए। जो दिए हैं ये नारे, पॉपुलर फ्रंट ने एक आजादी का नारा था कि सबने मिलकर के लड़ा। अब एक नारा कि जिहालत इस मुल्क से दूर करेंगे, फिरका परस्ती इस मुल्क से दूर करेंगे, बदउनवानी इस मुल्क से दूर करेंगे, ऊंच नीच इस मुल्क से दूर करेंगे, तेरा और मेरा इस मुल्क से दूर करेंगे। और ये नारा लगाएंगे, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसलिए नारा लगाइए, हाली के लिए हम आपस में मिलकर जद्दोजहद करेंगे और इस मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना पूरा रोल अदा करेंगे। खुदा हाफिज, शुक्रिया। डॉक्टर मौलाना यासीन उस्मानी साहब बोल रहे थे, हम आपके बहुत ही मशहूर हैं। अब समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुलायम सिंह यादव से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सामाईन से खिताब फरमाएं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी। आदरणीय EM अब्दुल रहमान साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष KM शरीफ साहब, राष्ट्रीय महासचिव अबू बकर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष SDPI, आदरणीय डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकद्दम अहमद, आदरणीय शाही इमाम शाही आखिर फतेहपुरी भाई तेज सिंह और सभी हमारे उपस्थित भाइयों बहनों, मैं माफी चाहता हूं, मैं देरी से आया हूं। आजकल जहाज और रेलगाड़ी का टाइम कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हम किसी तरह से आपके बीच आ ही गया, इस बात की मुझे खुशी है। और आज का जो इशू या मुद्दा है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की लड़ाई, यहां कई साहिबान बैठे बुझाते हैं। पहले भी लड़ाई लड़ी गई तो उसमें हम लोग बहुत आगे लड़ रहे थे। उसके चलते आरक्षण हुआ पिछड़ी जातियों का, और पिछड़ी जातियों के आरक्षण से केवल मुसलमान का भला नहीं हो सकता है। एक बात हम कहना चाहते हैं अफसोस के साथ, मुसलमानों की हालत जानने के लिए कांग्रेस सरकार ने हमेशा आयोग या कमेटियां बैठाई और कांग्रेस सरकार के सामने उन आयोगों की और कमेटियों की रिपोर्ट सामने रखी है। पिछले सत्र में बजट में एक साल पहले जब मैंने सवाल उठाया और मैंने कहा हमारे सवाल का महामंत्री जवाब दें, महामंत्री ने जवाब दिया, लेकिन लोकसभा में नहीं दिया। औरों के जवाब दिए बहस के, हमारा नहीं दिया। और भाषण देने के बाद हमारे चेयर पर आए, मुझे आश्चर्य हुआ, खड़े होकर बोले मुलायम सिंह मैंने आपके भाषण का जवाब नहीं दिया। हम जानते थे कि ये जवाब दे नहीं सकते। उसके बाद आज तक नहीं उस संबंध में कहा मैं बात करूंगा, आज तक उस संबंध में बात करने के लिए मुझे नहीं बुलाया। एक बार बुलाया तो ही कहने लगे सहयोग, तो सहयोग हम दे ही रहे हैं सरकार को और मजबूरी में दे रहे हैं, केवल बीजेपी को रोकने के लिए। और कोई मेरा कोई समझौता नहीं, न कोई हम यूपीए में हैं। ये बीजेपी के
चलते हम कांग्रेस का समर्थन सरकार में दे रहे हैं। कुछ लोग कहीं विचलित भी हो रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे। हम तो बातचीत करते तो मैंने करना बीजेपी की सरकार हम नहीं चाहेंगे। लेकिन हम आज कहना चाहते हैं, सच्चर आयोग की रिपोर्ट पढ़ लो, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट पढ़ लो और उसकी जान करके ताजुब होगा। यहां बैठे हैं, हमने साथ साथ कई मंचों पर भाषण दिया। एक कॉपी है केवल लाइब्रेरी में, एक, और छपना चाहिए था कम से कम 1000। 800 850 तो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ही हैं, वही पढ़ लेते। एक कॉपी को कौन कौन पढ़े? उन्हें साफ लिखा है रंगनाथ मिश्रा ने कि सबसे बुरी हालत आज हिंदुस्तान में किसी की है तो मुसलमानों की। यहां तक लिखा है दलितों से भी हालत खराब है और आप बिना आरक्षण के आगे बढ़ नहीं सकते। और यही हम कहने आए हैं कि जब तक मुसलमानों का आरक्षण नहीं होगा तब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन हमारी सरकार रही, 3 बार हम मुख्यमंत्री हुए। पहली सरकार में पुलिस भर्ती के लिए मैं बता रहा हूं, हुआ तो हर विभागों में। जब मैंने पढ़ा, पिछड़ा रिकॉर्ड मंगाया, बातचीत की अधिकारियों से, मैंने कि मुसलमानों की 1.5-2% भर्ती क्यों हो रही? तो हमें जवाब मिला, बड़े बड़े नेता थे, उनका सीना पतला है, सीना चौड़ा नहीं है। और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 9% मुसलमान भर्ती में पीएससी में किए गए। और जब हम सरकार में आए तो सीना चौड़ा हो गया। और सौ सरकार रही कांग्रेस या बीजेपी की, उसकी में सीना पतला है, चौड़ा नहीं है। अब सोचिए आप, दूसरी सरकार में 10.3 और तीसरी में 14.6%। अगर मुरादाबाद के बैठे होंगे लोग तो उन्हें पता होगा कि उनके जिले में भर्ती हुई 29% मुसलमान जवानों की। तो आखिर ऐसा क्यों है? समझ लेना, नियत तो नीति दो हैं। नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर नीति कितनी भी अच्छी हो, अगर नियत अच्छी नहीं तो कोई भला नहीं हो सकता है। और नियत अगर खराब भी है, वो नीति खराब भी है, नीति नहीं अच्छी है, देश हित में, मुसलमानों के हित में, किसी कौम के हित में, अगर नीतियां अच्छी नहीं हैं और नियत अच्छी उस सरकार की है तो भला हो सकता है। ये सवाल आज है। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं, किसी 14.6% मुसलमान पीएससी की भर्ती हुई। मुझे मुसलमानों का पक्ष नहीं लेना था। मुझे दिखाई दे रहा था दंगा जहां होता है वहां मुसलमानों की हालत ज्यादा, उन्हीं का ज्यादा नुकसान होता है, संपत्ति का भी नुकसान ज्यादा होता है और उनके लोग मारे भी ज्यादा जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा, अपने अधिकारियों से भी कहा कि मैं किसी की, एक की लड़के की सिफारिश नहीं करता हूं। नीति हमारी है कि मुसलमानों की भर्ती अभी तक कम होती रही है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो नीयत हमारी साफ थी और नतीजा ये हुआ कि कुल मिलाकर के 14.6% मुसलमान लड़कों की भर्ती, हमारे पीएससी की भर्ती हमारे जमाने में हुई, पिछली सरकार में। हमारी ये दृष्टि थी। तो ये लड़के पीएससी पुलिस में दोनों मुसलमान हिंदू रहेंगे, साथ खाना खाएंगे, दोस्ती हो जाएगी, शादी ब्याह में जाएंगे और दंगा फसाद होगा तो मौके पहुंचेंगे। जब दोनों होंगे तो नाइंसाफी नहीं हो सकती है, दोनों मिलकर इंसाफ का निर्णय लेंगे, चाहे पुलिस चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इस दृष्टि से हमने किया था। और आज हम यहां पर कहने आए हैं, जब तक आरक्षण नहीं मुसलमानों का होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, न बदहाली खत्म हो सकती है। आज नौकरियों में है नहीं, निरक्षर वो हैं
सबसे कम पढ़े लिखे हैं, निरक्षरों की सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। हमने इसके लिए भी किया था जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो, ये नीति बनाई, कैबिनेट में पास किया, असेंबली में भी हमने भाषण दे करके सबको अवगत करा दिया कि जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी वहीं पुलिस और पीएससी की भर्ती होगी, और हुई। उसका परिणाम हुआ कि मुसलमान लड़के भर्ती हुए। जो मैंने कहा मुरादाबाद में 29%, मुरादाबाद के लोग मिलने आए तो मैंने कहा 29%, उनका नहीं 27%। मुझे खुशी हुई कि कम से कम 27% स्वीकार किया। तो इसलिए आज दूसरा रास्ता है संघर्ष का, और बिना संघर्ष किए कोई कभी किसी को न्याय नहीं मिला है। पूरा इतिहास है हजारों हजारों साल का, आप पढ़ लिए, जो कौम लड़ी है, संघर्ष किया है, उसको न्याय मिला है, और जिन्होंने संघर्ष नहीं किया उनको न्याय नहीं मिला है। अभी तक आपने बहुत, अब हम आपसे कहना चाहते हैं सड़कों पे आना पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से आना पड़ेगा, और अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। और मजबूती के साथ जो आप रखेंगे उसमें हमारा पूरा समर्थन रहेगा, हर तरह का समर्थन रहेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा समर्थन रहेगा। इसलिए अब आज का जो सम्मेलन हुआ है ये भी रंग ला सकता है। LIU वगैरह इंटेलिजेंस सब लगी हो और सब लिखा, आज ही रिपोर्ट प्रधानमंत्री को मिल जाएगी, उनके अन्य नेताओं को मिल जाएगी। अगर इसी तरह से भी रैलियां हो और इसी तरह जागृति हो पड़ेगी। बेटे है आपसे कहेंगे माथे पे हाथ न रखो, जागृति करनी पड़ेगी, और बहुत आपने जागृति करने का प्रयास किया है। कभी कभी हमारी बात से सहमत नहीं हुए तो मुझे खुशी हुई, हम आपसे नाराज नहीं हुए कभी। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं अब नौजवानों को जागरूक रहना पड़ेगा, और शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर भी निकलना पड़ेगा, और जहां चर्चा होगी वहां चर्चा की जाएगी, और जब मौका आ जाएगा तब बिना आपके कोई भी सरकार बन नहीं सकती। आज हम कहना चाहते हैं कि अगर आप एक तरफा हो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे अपनी मांगों को लेकर के, तो उनको मांगे मानना पड़ेंगी या वो सरकार में नहीं आ सकते। ये तो इतना तो आपके हाथ ताकत है, और ये मतदान के समय पर आपको बहुत रिझाने की साजिश करते, कोशिश करते हैं। हमने कहा आज ये सब आपके जो बदहाली है, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखने का मंत्रालय आज मुसलमान पर ही है, मुसलमान पर है। मैंने लोकसभा में कहा अब तो विभाग आपके पास है। एक बार एक मिनिस्टर साहब के यहाँ मीटिंग हुई, वहां मैंने हाथ पकड़ के कहा अब तो आपके हाथ में क्यों नहीं करते हो, आपकी कलम क्यों नहीं चलती है? चुपचाप रह गए। अब तो कलम चलनी चाहिए, आपको विभाग मिला हुआ है, आप कलम चलाइए, कैबिनेट में ले जाइए, और कैबिनेट में ये हो सकता है कि आपके विरोध करने की हिम्मत ना पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं है। मंत्री पहले है, नाराज न हो जाए कोई, प्रधानमंत्री नाराज न हो जाए, या उनकी पार्टी का कोई नेता नाराज न हो जाए, इसकी वजह से उनकी कलम नहीं चल रही। भाषण तो दे रहे हैं, आप लोगों को खूब जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कलम नहीं चली। कलम जब चल जाती है तो कलम फिर रुकती नहीं है। अगर कलम चल जाए तो रुकेगी नहीं, इसलिए कलम चलना चाहिए। मैं यहां से मांग कर रहा हूं, मैं यहां से सरकार के बैठे सभी लोगों से, प्रधानमंत्री से, उनकी पार्टी के अध्यक्ष से, सबसे मेरा अनुरोध है कि आकर मुसलमानों की बदहाली कब तक रखी जाएगी, जबकि दलितों से भी और जनजातियों से भी हालत खराब है। ये लिखा है, सच्चर आयोग ने भी लिखा है, और रंगनाथ मिश्रा ने भी लिखा है। ये आयोग बैठाया किसने? आपने आयोग बैठाया, और रिपोर्ट भी आपके सामने आ गई, तो रिपोर्ट रखने से क्या मतलब है? रिपोर्ट तो आई, मैंने जब सभा भाषण दिया, बोले रिपोर्ट मेरे पास है,
तो मैंने कहा रिपोर्ट से क्या मतलब है? रिपोर्ट में लिखा क्या गया है, उसको लागू क्यों नहीं करते हैं? इनके पास सब फाइलें पड़ी हैं, आपके पक्ष में लिखा है सबने, उसके बाद उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो लागू क्यों नहीं कर रहे? जब फिर बैठाया क्यों था आयोग, कमेटी बैठाई क्यों नहीं थी? इसलिए आज हम कहना चाहते हैं सभी भाइयों से कि आप अब जागरूक हो जाइए, और जागरूक होकर के एक बार अगर आवाज आपकी जाएगी तो वो आवाज यहां से लेके कलकत्ता तक जाएगी, पूरे देश में जाएगी। आज का ये सम्मेलन जो विशाल जनसभा हुई है, इसका आज पूरा संदेश जाएगा देश भर में। इसी तरह के कार्यक्रम भी होना चाहिए, और कार्यक्रम में वही ये लोग आना चाहिए जिन्होंने कुछ काम किया हो। मैंने तो उर्दू भाषा, मैंने तो एक काम ऐसा किया था, मैंने एक कहा कि हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भाषा में कोई अगर इम्तिहान देगा और लिखेगा नौकरियों में, तो उसको 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे। ये मैंने करके दिखाया। बता दो दूसरी भाषा कौन है उत्तर प्रदेश में? दूसरी भाषा उत्तर प्रदेश में कौन है हिंदी के अलावा? उर्दू। लेकिन मैंने कहा कि हिंदी के अतिरिक्त अगर मैं ये कह देते कि उर्दू में लिखने वालों को लिखने, तो फिर आपत्ति होती है। लेकिन हम आए हैं आपके बीच ये कहने कि जो ये बैठा है मन पूरा का पूरा आपका नेतृत्व, कोई नीचे बैठा है और उधर भी बैठे नेतृत्व, इस नेतृत्व सब बैठे इकट्ठे होकर जो फैसला लिया जाएगा वो फैसले में हमारी समाजवादी पार्टी और हम आपका साथ देंगे, संघर्ष भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के मुलायम सिंह यादव जी, प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी। इसी तरीके से समाजवादी यूथ विंग के प्रेसिडेंट आशु मालिक भी हमारे से मुखातिब होंगे। आशु मालिक, समाजवादी पार्टी के यूथ विंग प्रेसिडेंट। मोहतरम सदरे जलसा, यहाँ मौजूद सेकुलरिज्म के मजबूत स्तंभ, फिरका परस्तों के किले को उखाड़ने वाले और सब कुछ कुर्बान कर देने वाले मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी, वह राजधानी दिल्ली में आकर मुसलमानों की आवाज उठाने वाले मिल्लत के जियाले, इंसाफ की बालादस्ती के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाले मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने शुमाली हिंद के जमहूरी पसंद आवाम को बेदार करने का बीड़ा उठाया है। यकीन जानिए आपकी यह मेहनत हिंदुस्तान को बुलंदियों पर ले जाएगी। हमारे मुआशरा में एतमाद व यकीन बहाल होगा, लोग आइन पर यकीन करने लगेंगे, क्योंकि पिछले 60 वर्षों से जो नाइंसाफियां हो रही हैं, जिस तरह आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह मुसलमानों को तालीम से महरूम किया गया है, जिस तरह चुन चुनकर हमारी सनतें बर्बाद की गई हैं, उन शहरों को निशाना बनाया गया है जहां मुसलमानों की सनतें मौजूद थी। फिरका परस्तों को खुली आजादी दी गई, मुसलमानों की तहजीब मिटाई गई, जबान पर हमला किया गया, उर्दू को दफन कर दिया गया, स्कूलों को छीन लिया गया, यूनिवर्सिटी हड़प ली गई और अब टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। ऐसे में हवा के खिलाफ आवाज उठाना जरूरत की बात है, जिसके लिए पॉपुलर फ्रंट की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं आपकी तारीफ करता हूं। यह लड़ाई हमारी पार्टी वर्षों से लड़ रही थी, इसमें अब हम आपके बराबर के शरीक हैं। जो लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपको मुल्क का मुखालिफ बता रहे हैं, आपके वजूद से जिनको घबराहट हो रही है, ये वही लोग हैं जिनके जहन ने हमारे समाज को तबाह किया है। यह वही नाग हैं जिन्होंने जमहूरियत को डंक मारा है। यह वही गिरोह है जिन्होंने हमारी कदरों को लूटा है। यह नहीं चाहते कि देश में मसावत हो, यह नहीं चाहते कि मुल्क में सबका भला हो, यह नहीं चाहते कि समाज में आपसी भाईचारा हो। ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लीडर मोहतरम मुलायम सिंह यादव ने कल भी ऐसे अनासीर के खिलाफ लोहा लिया था, जब पूरा हिंदुस्तान सिमी को दहशतगर्द कह रहा था, मासूम बच्चों को तबाह करने की साजिश कर रहे थे। उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सिमी दहशतगर्द तंजीम नहीं है।
मोहतरम मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में वजीर आला रहते हुए मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई गलत कार्रवाई नहीं होने दी। लेकिन अफसोस, बेहद अफसोस, जैसे ही यूपी से हमारी सरकार 2007 में गई, मोहतरम मुलायम सिंह यादव ने वजारत की कुर्सी छोड़ी, पूरे उत्तर प्रदेश में जुल्म व सितम का बाजार गर्म हो गया, अफरा तफरी मच गई। यूपी के हर जिले से मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया, आजमगढ़ मुस्लिम डॉक्टर दहशतगर्द हो गया, हर मुस्लिम इंजीनियर को राडार पर रखा गया, सैकड़ों मुस्लिम प्रोफेशनल। यह कितना दर्दनाक वाकया है कि उत्तर प्रदेश के इल्जाम में गिरफ्तार कर नरेंद्र मोदी के आज हमारे ये बट्टों में बंद है। यादव ने हमेशा के जालिमों के मुंह खून लग चुका है, वह मुसलमानों का खून चाहते हैं, वह हमें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा इस मुल्क में नहीं हो सकता जब तक इस देश में मोहतरम मुलायम सिंह यादव जैसे नहीं हो सकता। मनमानी नहीं की जा सकती, फिरका परस्ती नहीं फैल सकती। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोग काम करें, हिम्मत से काम करें, बहादुरी से काम ले, वापस मुड़कर ना देखें और याद रखें आप वही हैं कि 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मोहतरम भाइयों, इंसाफियों की लंबी फहरिस्त है, महरूम बस्तियों में हम लगातार गिरे जा रहे हैं, सोच बीमार होती जा रही है, मुआशरा है, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमारा नतीजा बंद कर दिया, मती की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हम सोचने को कोशिश नहीं करते कि हमारा सच्चा हमदर्द को फिरका परस्तों का दुश्मन है। हमें यह पहचान ही नहीं हो पाती कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी के युवराज जवाब देने का ऐलान कर रहे हैं। वह बताएंगे कि पिछले 60 वर्षों में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर किसने की। वह जवाब देंगे कि 15,000 फसादात किसने कराए। वह बताएंगे कि बाबरी मस्जिद का सौदा किसने किया। क्या इनमें हिम्मत है यह बताने की कि गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मुसलमानों का कत्ल कराया, उसको अवार्ड किसने दिया, उसे क्लीन चिट किस सरकार ने दी। क्या राहुल गांधी यह बताएंगे कि मुसलमानों की मईशत किसने तबाह की, बुनकरों को बेहाल किसने किया, दस्तकारों को बर्बाद किसने किया। क्या राहुल गांधी जवाब देंगे कि मुल्क में कितने गवर्नर मुसलमान हैं। क्या वह बताएंगे कि मरकजी हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी 2% से भी कम क्यों है। क्या वह बताएंगे कि मासूम मुस्लिम बच्चों को झूठी दहशतगर्द के इल्जाम में किसने बंद कराया। तू इधर उड़ा कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कांग्रेस व बीजेपी ने मुसलमानों को लूटा है, मुसलमानों को तबाह किया है, मुसलमानों को बर्बाद किया है। मेरे दोस्तों, गौर करो, वह कौन लीडर है जो हमेशा मुसलमानों के लिए खड़ा रहता है। वह कौन है जिसने उर्दू जवान को उत्तर प्रदेश में जिंदा किया। वह कौन है जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों पर गोलियां चलवाई। वह कौन है जिसने मुसलमानों को पीएससी में 26% नौकरी दी। वह कौन है जिसकी सरकार आते ही फिरका परस्त बिलों में घुस जाते हैं। वह कौन है जिसकी सरकार आते ही मुसलमानों का सीना चौड़ा हो जाता है। वह कौन है जो मुसलमानों के नाम को बबाक दहल लेता है। वह कौन है जो मुसलमानों की हिफाजत के लिए अपने आप को भी दांव पर लगा लेता है। सिर्फ और सिर्फ मोहतरम मुलायम सिंह यादव। और उन्होंने जो कारनामा किया है उसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है। वक्त बहुत कम है, अगर इजाजत हो तो। शुक्रिया आशु मालिक साहब। जी 10 अक्टूबर सन 1990 में नेताजी ने पर जब कार सेवक चढ़ाई कर नेताजी ने जारी किया था, वो प्रेस नोट मैंने लोहिया ट्रस्ट से मेरे हाथ लगा है। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अटल जी और आडवाणी जी, आप देश के बड़े नेता हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी टकराव की राजनीति नहीं की, किसी को चुनौती नहीं दी। किसी ने जबरन चुनौती देने की कोशिश की तो मुलायम सिंह यादव उस चुनौती को लेने से कभी पीछे नहीं हटा। और अयोध्या का मसला कोई मामूली मसला नहीं है, यह बहुत गंभीर मसला है। यह देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मसला। बैठक में कहना पड़ा कि मेरी हालत महाभारत के अर्जुन की है, जिसे धर्म की लड़ाई में अपने ही लोगों पर बाण चलाने पड़े। कोई कितना भी बड़ा राजनेता हो, कितना भी बड़ा सामाजिक व धार्मिक नेता क्यों ना हो, कानून कोई अपने हाथों में लेने की कोशिश ना करे।
कोई बाबरी मस्जिद तोड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि बाबरी मस्जिद देश की एकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मस्जिद टूटी तो देश की कौमी एकता टूट जाएगी, ऐसा हम होने नहीं देंगे। बाबरी मस्जिद टूटने की बात तो दूर, उसकी दीवार छूने की कोशिश करने वाला जीवित अपने घर वापस नहीं जाएगा। मुलायम सिंह यादव खुद में शहीद हो सकता है, लेकिन जब तक मुलायम सिंह जिंदा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तब तक मैं देश के तमाम मुसलमानों और धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मस्जिद टूटने की बात तो दूर, उस पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं गया, बहुत बर्बादी हो चुकी, अब सोचने का वक्त है। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ वक्त की कमी का ख्याल करते हुए हम वाइस प्रेसिडेंट नेशनल वुमेन फ्रंट के ये जैनबा साहबा को मैं दावत देता हूं। ये जैनबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तरीन दोस्तों, भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना असीम एक कॉन्फ्रेंस में नेशनल वुमेन्स फ्रंट का एक नुमाइंदा को इनवाइट करने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मेरी खुशी और शुक्रिया पेश करती हूँ। ये नारा मुल्क बनाओ इंसाफ पर, ये नारा बैकवर्ड कम्युनिटी के बैकवर्ड सरके हुए बहनों को ज्यादातर ताल्लुक करती है, इसलिए हम बहुत उम्मीद से इसे देखते हैं। आजादी से 60 साल बाद भी इसी बैकवर्डनेस को हालात चल रही है। 1992 से इसी चिपली हालात की शहराइयों को बढ़ाती है। गरीबी, इलिटरेसी, सेक्सुअल हरासमेंट, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस आदि बहरान हालात से समाजी गुजर रही है। ऐसे मुख्तलिफ संजीरों के साथ पैदा होने वाला ये खातून हल्का को खुद एतमादी और उम्मीद देते हुए काम में शरीक होने का तकलीफी काम अपने कंधे पर नेशनल वुमेन्स फ्रंट लिया है। हम किचन, परिवार, ईमान और समाजी तब्दीली का काम भी एक साथ लाने का फैसला किया हुआ एक टीम है। हमको हौसला देने के लिए हमेशा हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था और हमारा उम्मीद है कल भी रहेंगे। भाइयों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी से डरते बिना हिफाजत के साथ एक औरत को सफर करने का एक हालात बर्पा करने तक हम इसी तरीक में रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी इसी मिशन को पूरा करने के लिए मेरी गुजारिश है कि आप भी हमारा साथ रहना। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समाजी इंसाफ के नस्बुल लाइन से कायम रहने तक ये कारनामे में साया बनकर साया जैसे हम भी आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। आपके पसंदीदा रास्ते में सफर करने और इस्माइलों के वालिदा बीबी हाजरा ओम जैसे, बीबी खदीजा ओम जैसे, बीबी अस्मा जैसे, बीबी उम्मारा जैसे रज़ियल्लाहु अन्हा हम आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। मुख्तरीम भाई बहनों, हम यहाँ बेकार जम हुए नहीं। यह एक मामूली जलसा भी नहीं, लेकिन एक तारीखी वाक़या है। यह एक कौम का जागरण है। यहाँ से रुजू आराम करने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ पर कायम शुदा हिंदुस्तान को तामीर करने के लिए हमारा बिना और कोई नहीं है। बराबरी और तरक्की कायम करने के लिए, समाजी और सियासी मैदान में काम करने के लिए वह हम है, सिर्फ हम है। इसके लिए फूक और प्यास सहकर जान, माल और वक्त कुर्बानी करके इसी तारीख में खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इंसाफ पर बना ये हुआ एक नया हिंदुस्तान को ख्वाब देकर नया हौसला के सर से चलेंगे इंशाअल्लाह। उसका जवाब तो जन्नत है।
जन्नतुल फिरदौस है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये जैनबा। अब मैं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अनीस मुख्तसर अंदाज में अपना तासुरात पेश करें। Respected President of India, respected K.M. Sharif Sahab, General Secretary, Popular Front of India, and respected guests on the dais, and my dear sisters and brothers, and Poshim Bongir, Kuna Kuna Thige Asha, Amar Bhai, O Bonera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this special occasion, in this social justice conference, I feel privileged to be here in front of you to express my solidarity on behalf of Campus Front of India, on behalf of the youth, on behalf of the students, with Popular Front of India, who to organize a very relevant conference on the topic of the social justice. And we hope and we believe that the Popular Front of India can struggle to achieve this social justice for every citizen of the India. We know that our preamble of the Constitution declares that this country will ensure the justice, social, political and economic justice to every citizen. But we know the real condition of India. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरफ भूखमारी करोड़ों में है, बेरोजगारी करोड़ों में है, और एक तरफ हम देखते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो करोड़पति है, उसका प्रॉफिट मार्जिन दिने दिने बढ़ते जा रहा है। गरीबी और भूखमारी भी बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रहा है। इसी हालत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो कदम उठाया, उस कदम मिला के हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इस रामलीला मैदान की आजिम शान इजलास में ये इजहार करते हैं, हम भी उसके साथ कदम के मिला के काम करेंगे। और हम आप सबको एक बार फिर से चौकन्ना रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये जो दुष्ट पाखंडी फैसिस्ट फोर्स है जो आज हमारा हुकूमत में है, वो बार बार अपना चेहरा बदल के आते हैं। हजारों साल हम लोगों को कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के रखा था, और अभी वो मजहब के नाम पे हमको बांटना चाहते हैं, और वो बांट के वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन इस रामलीला मैदान की इस इजलास इस बात को इजहार कर रही है, जो इस गंदी पॉलिटिक्स अब खत्म होने जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो नारा लगाए, ये नारा अब पूरा गांव में गूंजेगी। हमने इस पाखंडी को बार शिकस्त दिलवाया, हमने उसको वियतनाम के जंगलों में भी शिकस्त दिलवाया, हमने इसको हजारों मैदानों में शिकस्त दिलवाया, लेकिन ये अपना चेहरा बदल के आते हैं। हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से कन्नूर के कॉलेजों में भी से इसको बाहर निकाला, और हम उम्मीद करते हैं जो आप सब मिलके इस पाखंडी और दुष्ट भ्रष्टाचारों को, इस फैसिस्ट फोर्स को आजमगढ़ के गली से भी निकालेंगे और बटला हाउस के गली से भी निकालेंगे, चाहे वो भड़गवा पहन के आए, चाहे पुलिस का वर्दी पहन के आए। इसी बात के साथ टाइम के ख्याल रखते हुए हम हमारा बात को और हम हमारा पूरा सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया अनीसुज्जमान साहब, प्रेसिडेंट कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। अब हम इस मुल्क की राजधानी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़िदा समाजी इंसाफ कॉन्फ्रेंस के मौके पर दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए मैं दावत देता हूं मोहम्मद अली जिन्नाह की। वाइस प्रेसिडेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मोहम्मद अली जिन्नाह ये दिल्ली डिक्लेरेशन को आपके सामने पेश करेंगे। वाइस चेयरमैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। Respected guests and leaders on the dais, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Social Justice Conference, Delhi Declaration. Social justice is the cornerstone of our Constitution. The people of India have constituted India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure all its citizens.
social, economic, and political justice. This solemn declaration made in 1950 intention and vision of the nation. But after 6 decades of independence, the ground realities leave much to be desired. The concept of a welfare state has been given the go-by, and the rules are busy in transforming the republic into a predatory market state, leaving millions of people in extreme poverty and deprivation. The red carpet welcome given to the neoliberal policies has resulted in country-wide socio-economic dislocation and divide. Since independence, the successive governments have failed to guarantee a life of dignity and security to the Dalits. The condition of tribals is worse. They were driven away from their dwelling places, and multinational mining companies have grabbed their precious agricultural land. Muslims are now one of the most alienated communities in the country. The reports of Justice Rajendra Sachar Committee and Justice Ranganath Mishra Commission have been discussed threadbare, but they still remain mere academic exercise. The lives of hundreds of innocent Muslim youth and their families have been destroyed by the arbitrary arrests, illegal detention, and media trials. Christians and Sikhs also are the victims of prejudice and discrimination. To a large extent, the pillars of the republic are in the grip of casteism, communalism, and nepotism. 2 decades of liberalization has warped the concept of social justice. The unequal distribution of public wealth, the relentless extraction of natural resources, and the formation of special economic zones have only increased the misery of people. The lion's share of the budget is swallowed by the armed forces without parliamentary scrutiny, as many poverty alleviation and employment programs are stalled for lack of money. The judiciary, which often protects the rights of the people, have also fallen victim to the current uncontrolled pursuit of material pleasure. There have been many instances of corruption and nepotism in the judiciary, which tries to legislate rather than arbitrate. The recent surge shown by Hindutva politics and the bonhomie between people of extreme right and the business tycoons have reignited the existential fear of the minorities. The delegates who have come here from distant corners of the land, braving many odds to attend the Social Justice Conference, call upon the Popular Front of India to come to the forefront as an organization that strives for the citizens' rights, to join hands with like-minded organizations in the democratic and non-violent struggle to build the nation on justice. Mulk Banao Insaf Par. Popular Front shall focus on 1. Detailed overhaul of the current neoliberal and pro-rich economic policies with a view to restore the concepts of welfare state, wherein the state is not merely a passive observer. Number 2, development of eco-friendly development programs which will not contribute to global warming and environmental dissolution. 3, building up an inclusive people's movement for the eradication of corruption at all levels. Legislation for proportional representation instead of the existing first past the post system. 5, implementation of Justice Ranganatha Mishra Commission report to ensure proportionate representation in constitutional organs, bureaucracy, public undertakings, and education. 6, reformulation of the foreign policy with avowed objective of establishing peace and cooperation of the subcontinent and revival of the non-aligned movement. The delegates of this conference also reiterate their commitment to the struggle to establish a
new India of equal rights to all Indians, the pledge they made on the occasion of the launch of Popular Front of India in the Empower India conference held at Bangalore in 2007. Thank you. Shukriya. शुक्रिया साहब। मोहम्मद अली जिन्ना, वाइस प्रेसिडेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब इजहार तशक्कुर के लिए मैं मोहम्मद शाफी साहब से गुजारिश करता हूं, जो राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और सामाईन हजरात में मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, और इसी के साथ जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर से जो आज आप लोगों ने यहां पर आकर इस प्रोग्राम की कामयाबी का काम किया, कामयाब बनाया, उसी के लिए जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, और राजस्थान के लिए यह भी मैं आपको कह दूं, क्योंकि अभी कई आवाज अभी यहां से आ रही है, कल भी हम लोगों ने जो कि अभी गोपालगढ़ जो दूसरा गुजरात राजस्थान के साथ हुआ है, उसके लिए भी कल रिजोल्यूशन पास किया है, और जो सब लोग यहां पर आके इसको कामयाबी बनाए हैं, उन सबको हम लोग पॉपुलर फ्रंट की जानिब से शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ताउन कर रहे हैं, यही शुक्रगुजारी के साथ चाहेंगे कि आगे भी आप लोग हम लोग को इसी तरह से ताउन दें। और साथ ही में जो मीडिया के हमारे भाई बंधु हैं और पुलिस प्रशासन है और जिन लोगों ने भी हमें ताउन किया है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hello. Check. 1, 2. Hello. Check.